नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईयर क्लासेस। आज हम लोग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेमेस्टर 2 मॉड्यूल नंबर 3 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आज डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मीन्स कंपनी में जब हम लोग कभी भी कोई भी कंपनी में जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनमें किन बातों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। हमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इट मीन्स इफ वी आर नॉट टेकिंग अ प्रिकॉशन, अगर हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते, ध्यानपूर्वक किसी कार्य को नहीं करते हैं, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे चोटिल होने की या जोखिम होने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली उन बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कैसे कोई भी कार्य करते वक्त प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह है एबीसी फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। एबीसी करके एक शब्द है जो कि सबसे पहला है, उससे हम लोग इसके फुल फॉर्म क्या होंगे। तो इसके क्या फुल फॉर्म होंगे, जैसे लिखा हुआ है कि एयरवे ब्लीडिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवे ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन, एयरवे ब्रीथिंग एंड कंप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। एट व्हाट डेसिबल अ साउंड बिकम हजार्ड्स, कितने डेसिबल पे कोई भी साउंड जो एक नॉइस पोल्यूशन के रूप में कहलाएगा। एबव 30 डेसिबल, एबव 80 डेसिबल, एबव 100 डेसिबल या एबव 120 डेसिबल। पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेसिबल क्या है। दैट इज द रेशियो बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटी मेजरिंग द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ अ साउंड। हम लोग साउंड का एक मेजर करते हैं, तो क्या साउंड पे वह एक नॉइस पोल्यूशन का रूप ले लेगा। एबव 30 डेसिबल, एबव 80, एबव 100 या फिर एबव 120। तो याद रखें दोस्तों, एबव 80 जो होगा वह एक नॉइस, एबव 80 डेसिबल से अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो एक नॉइस पोल्यूशन का रूप होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें अर्थक्वेक को नापना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। टेलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑसिलोग्राफ या बारग्राफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अर्थक्वेक को नापा जाता है। नेक्स्ट, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। आप अपने हेड, कंपनी में जब आप काम करते हैं तो हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो किन से आप हेड को प्रोटेक्ट करते हैं। हेलमेट, गॉगल्स, ग्लव्स या मास्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हेलमेट का हम लोग सभी कोई प्रयोग करते हैं ताकि आप अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज डैश। स्टारवेशन मीन्स क्या होगा। फायर फाइटिंग मेथड में स्टारवेशन क्या होगा। लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक लिमिट में आएगा। पोरिंग ऑफ वाटर, पानी का डालना। एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को हटा देना। या फिर रिडक्शन ऑफ अ टेम्परेचर, या फिर तापमान को घटा देना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, इफ वी रिमूव अ फ्यूल देन देयर इज अ स्टारवेशन। तब क्या होगा, वह एक स्टारवेशन कहलाएगा फायर फाइटिंग मेथड में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी वह है करेक्ट आंसर। On job injury and illness cost money, time and effort. What is the most practical way to manage these losses? अगर कंपनी में काम करते वक्त अगर आपको इंजुरी या इल हो जाते हैं तो कॉस्ट, मनी, टाइम या एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज। इन सभी लॉसेस को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छे तरीके कौन से हो सकते हैं। मेक श्योर सेफ्टी इज द पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट। यह बेहद ख्याल रखें कि जो सेफ्टी है वह एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। एग्रेसिव क्लेम हैंडलिंग, हैंडलिंग जो हम लोग क्लेम करते हैं उसका एक पार्ट है। या फिर गुड इंश्योरेंस कवरेज है, अगर किसी इंज्यूर्ड पर्सन या इलनेस पर्सन के लिए एक जो इंश्योरेंस होता है वह उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। या इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर हम लोग कोई भी काम जो करेंगे बेहद सेफ्टी से काम करेंगे ताकि यहाँ पे जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है इंजुरी एवं इलनेस से बचने के लिए। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। ओजोन लेयर जो होते हैं वो कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसके मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है O3, 3 मीन्स 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 3 ऑक्सीजन ऑफ एटम्स जो होंगे वह करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल इनटू अ न्यू यूजफुल प्रोडक्ट। जो मटेरियल आप डिस्कार्ड कर दिए, जिस मटेरियल को आपने वेस्ट के रूप में हटा दिया गया,
वैसे मटेरियल को डिस्कार्ड करके अगर नए यूज किया जाता है, उससे कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, उस मटेरियल का फिर से यूज करना कहेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल प्रोसेस कहेंगे, मैनेज ऑफ सॉलिड वेस्ट कहेंगे, या रिडक्शन इन द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर जो रॉ मटेरियल आप प्रयोग कर रहे थे उसका यूज करना कम कर देंगे। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्यों? क्योंकि आप ऐसे वेस्ट मटेरियल को फिर से रीप्रोसेस करके न्यू यूजेबल प्रोडक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग रिसाइकलिंग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड डैश। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, अगर हम लोग इस पर्यावरण से रिलेटेड अगर कुछ स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? क्या वह एक इकोसिस्टम कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, या इकोलॉग कहलाएगा? इकोलॉग होता है शॉर्ट पैस्टोरल पोयम, इकोलॉग को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पैस्टोरल पोयम। इको सिस्टम जो है एक ज्योग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स एंड एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म लिव्स, एंड इकोलॉजी है दैट इज द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द अदर इन्वायरमेंट एंड हाउ दे इंटरैक्ट। इसलिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार इकोलॉजी जो होगा वह हमें बताता है अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म and the other organism also and how they interact with each other। इसलिए इस स्टडी को हम लोग ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट, 3R टू सेव द इन्वायरमेंट, अगर आप इस इन्वायरमेंट को, इस पर्यावरण को सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो कौन से 3R का प्रयोग करेंगे? तो 3R जो है वह है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। हमेशा इन 3 रिड्यूस कम से कम कोशिश करें प्रयोग करने का, रिसाइकल जो प्रोडक्ट वेस्ट हो चुका है उसे फिर से डिस्कार्ड करके रीप्रोसेस करके न्यू यूजेबल प्रोडक्ट में हम लोग इसका प्रयोग कर सके, और रीयूज मींस उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम टाइम तक इसका यूटिलाइज करें। अगर यह हम लोग 3 कॉन्सेप्ट 3R का प्रयोग करते हैं, इट मींस वी आर सेविंग आवर इन्वायरमेंट, हम लोग अपने इस पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर। 11 नंबर में हम लोग देखेंगे वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर डैश। अगर कोई वाइब्रेट होता है या रेडिएट होता है वह कौन से हजार्ड्स के अंदर में आएंगे, कौन से वेस्ट के अंदर में आएंगे? क्या वह एक केमिकल हजार्ड्स का रूप होगा, फिजिकल हजार्ड्स का रूप होगा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का रूप होगा, या साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के रूप में होगा? तो हमेशा याद रखिए वाइब्रेशन, सपोज अगर कोई कंपनी में एक मशीन चल रही है और वह वाइब्रेट हो रही है, वह एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस देयर इज अ फिजिकल हजार्ड्स। सो फिजिकल हजार्ड्स का यह एक पार्ट कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फिजिकल हजार्ड्स करेक्ट आंसर। विच वन इज अ मैन इंड्यूस हजार्ड्स, इनमें से कौन से ऐसे दिए गए ऑप्शन है जो वह मैन के द्वारा एक वेस्ट का एक रूप होता है, जो एक हजार्ड्स का मैन के कारण एक हजार्ड्स होगा? लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन, वोल्केनिक, या अर्थक्वेक। बहुत सारे ऐसे चीजें जो नेचुरल है लेकिन मैन के द्वारा, यह कौन से हजार्ड्स का एक रूप होगा? तो लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वह एक मैन, ठीक है, लोगों के कारण ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स है वह है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन से ऐसे ऑप्शन है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में आते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे एनर्जी होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी होते हैं जिनका हम लोग एक बार प्रयोग कर लिए तो फिर बार बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते। वंस इट इज यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अगेन एंड अगेन। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन है, पहला है सोलर, सेकेंड है कोल, थर्ड है मीथेन एंड फोर्थ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा एनर्जी है जो कि नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है? एक बार इस एनर्जी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे फिर फर्दर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोल जो है वह है आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि इस एनर्जी का एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से दोबारा नहीं प्रयोग करते। अगर इस क्वेश्चन में दिया रहता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन है, जिनका ऐसे एनर्जी जिनका हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते, तब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सोलर। नेक्स्ट,
विच वन इज अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। कंपनी में जब हम लोग काम करते हैं तो कौन से ऐसे कंडीशन है जो कि अनसेफ है, असुरक्षित होगा। पहला है ऑयली फ्लोर, फ्लोर पे ऑयल डाला हो। सेकेंड, गुड लाइट, अगर अच्छा लाइट वहां पे जल रहा है। थर्ड है प्रॉपर टूल्स, सभी टूल्स एकदम इक्विपमेंट एज फॉर द वर्क एंड एज फॉर द जॉब स्पेसिफाइड है। और लास्ट एडिक्वेट वेंटिलेशन, जो वहां पे प्लांट बना हुआ है वहां पे बहुत सारे अच्छे वेंटिलेशन का प्रयोग है ताकि वहां से वार्म एयर बाहर जा सके और फ्रेश एयर आ सके। तो अनसेफ कंडीशन यहाँ पे कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑयली फ्लोर। क्यों? ताकि यहाँ पर बॉडी स्लिप करके हम लोग गिर सकते हैं, इसलिए यह अनसेफ कंडीशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से ऐसे गैस है जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? मेन ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन से ऐसे गैस है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है या ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा एक रीजन रहा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह है करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन यह तो एयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को मेन ग्रीन हाउस में यहाँ का जो टेम्परेचर वह टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, जितने भी जो आइस है, आइसबर्ग है या जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग। और कौन से ऐसे गैस जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्रोनॉमिक हजार्ड्स। इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इग्रोनॉमिक्स हजार्ड्स का एक रूप नहीं है? पहला है एक्वर्ड पोजीशन, सेकंड है पुअर हाउसकीपिंग, थर्ड है इमोशनल डिस्टर्बेंस और फोर्थ है रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीन। तो यहाँ पे देखेंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार इमोशनल डिस्टर्बेंस ये इग्रोनॉमिक्स हजार्ड्स के रूप में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे तीन ऐसे ऑप्शन है जो कि इग्रोनॉमिक्स हजार्ड्स के रूप में आते हैं, एक ऐसे ऑप्शन है जो इग्रोनॉमिक्स हजार्ड्स के रूप में नहीं आते। तो जो नहीं आते दैट इज योर करेक्ट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इमोशनल डिस्टर्बेंस इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ अ इग्रोनॉमिक्स हजार्ड्स। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इमोशनल डिस्टर्बेंस इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ 3R। इनमें से दिए गए कौन से ऐसे ऑप्शन है जो 3R के पार्ट में नहीं आते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल, रीजनरेट, रीयूज। इससे पहले हम लोग इसी स्लाइड में हम लोग पढ़े थे कि 3R होते जो इन्वायरमेंट को सेव करते हैं। तो रिड्यूस इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, रिसाइकल इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, रीयूज इन्वायरमेंट को सेव करते हैं। कौन सा ऐसी आर है जो कि इन्वायरमेंट को सेव नहीं करता है? इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनरेट। क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे? रीजनरेट। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आज हम लोग क्या डिस्कस किए? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम लोग सेमेस्टर 2 मॉड्यूल नंबर 3 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक के साथ सेमेस्टर 2 मॉड्यूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसलिए तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार। और जो लोग अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसलिए सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को वॉच करें एवं अपना कमेंट भी हमें शेयर करें। थैंक यू टू ऑल वंस अगेन।